हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कोमल लामा और आज हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज ये मेरा पहला लेक्चर है तो मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम बेटा कोमल लामा है और मैं मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने कैरियर पॉइंट और सीएलसी के अंदर पढ़ाया है। अब मैं अगर थोड़ी बहुत अचीवमेंट की बात करूं तो अभी इसी साल जेईई मेंस के अंदर मुझसे पढ़े हुए 10 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और अभी नीट और जेईई एडवांस के अंदर भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, तो उसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, तो आज आपको केवल मैं इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे मतलब 11th से 12th में आ चुके हैं, या जो बच्चे आपके लीडर बैच में है, टारगेट बैच में है, जो 12th पढ़ चुके हैं और जो आईआईटी और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा उसको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हम चलेंगे और आपको हीरो बना के हम छोड़ देंगे, तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से वहाँ पे चलना है। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल मस्त तरीके से आपको देखना है क्या पढ़ाया जा रहा है। जो भी पढ़ाया जाएगा उसको बस ध्यान से सुनना है। एक बार ये जो वीडियो है वो आप स्लो मोशन में देखिए, नॉर्मल स्पीड में देखिए, फिर उसके बाद में आप इसको फास्ट स्पीड में देखिए और फिर आप एक बार आंखें बंद कीजिए और इसको रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको पता है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो उसमें से सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, क्योंकि उनको चीज़ें याद नहीं होती कि सर वहाँ तो समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, पर यहाँ पे चीज़ें हमें याद करनी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बेटा गारंटी के साथ बोलता हूँ, जब ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये जो भ्रम है कि चीज़ों को याद करना पड़ता है, वो आपका कहीं हद तक दूर हो चुका होगा। क्योंकि हम चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल ध्यान से बाल की खाल निकाल देंगे, उसमें क्या क्या होता है उस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। इससे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा जितनी चीज़ें आपको समझा सकूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ, आपको पूरा समझा दूँ कि क्या क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल शांति से, ठंडे दिमाग से और बिल्कुल रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं कि आप पलंग पे लेट जाएं और आराम से सोते हुए लेक्चर को देख रहे हैं। आप अपना पेपर और पेन अपने साथ में रखिए, जो भी चीज़ें आपको नोट करनी है, वो इंपॉर्टेंट लगती है वो नोट कीजिए। 12th वाले बच्चे तो सारे नोट्स बनाइए और जो टारगेट वाले बच्चे हैं उनको जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है वो आप यहाँ पे नोट कीजिए। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जो आपके आईआईटी के अंदर और जो नीट के अंदर आए हुए हैं। तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको सुनना है। ठीक है, 15 से 20-25 मिनट का ये लेक्चर होगा, तो आपको बस 20-25 मिनट ध्यान से सुनना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है बेटा, उसको मैं थोड़ा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी होते हैं, तो दोनों के लिए ये हेल्पफुल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजी यौगिक, इस टर्म्स को समझने के पहले हम इस जो शब्द है, इसका शब्द का मीनिंग समझने के पहले हम क्या करेंगे, हम इसके पहले टाइप ऑफ सोल्ट पढ़ेंगे, लवणों के प्रकार पढ़ेंगे कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। पहला होता है इसके अंदर सिंपल सोल्ट। सिंपल सोल्ट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बेटा, सिंपल सोल्ट लवण, लवण लवण क्या होता है, नमक, NaCl। तो NaCl इज अ टाइप ऑफ सिंपल सोल्ट। तो NaCl जो होगा वो सिंपल सोल्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा, NaCl। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपके पास में, मिक्स्ड सोल्ट। अभी केवल हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो सिंपल सोल्ट का एग्जांपल क्या हो गया, ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए कि मतलब होता क्या होगा, इसके एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको। मिक्स्ड सोल्ट जो होता है CaOCl2। CaOCl2 का मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर, मिश्रित लवण। तो CaOCl2 मिश्रित लवण का एक एग्जाम्पल है। फिर आते हैं आपके एडिशनल कंपाउंड यानी कि योगात्मक यौगिक,
तो एडिशनल कंपाउंड को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डबल सोल्ट द्विक लवण और कॉम्प्लेक्स सोल्ट संकुल लवण। ठीक है, तो आपको याद कुछ नहीं करना, मैं आपको याद करवा दूंगा इस लेक्चर का जितना भी पोर्शन होगा वो सब, बस ध्यान से सुनिए। तो क्या क्या हो गया बेटा आपके पास टाइप ऑफ सोल्ट में? सिंपल सोल्ट, दूसरा कौन सा हो गया आपके पास में? दूसरा कौन सा हो गया? मिक्स्ड सोल्ट। तीसरा कौन सा हो गया? एडिशनल सोल्ट। एडिशनल सोल्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। कौन कौन से बेटा? डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट। डबल सोल्ट मतलब द्विक लवण और कॉम्प्लेक्स सोल्ट मतलब संकुल लवण। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? तीन टाइप के सोल्ट्स या तीन टाइप के आपके पास कंपाउंड होंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हम सबसे पहले टाइप ऑफ सोल्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंपल सोल्ट क्या होता है। किसकी बात करेंगे बेटा? सिंपल सोल्ट क्या होता है। ठीक है, सिंपल सोल्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बचपन में? अरे भाई बचपन का मतलब हो गया 9th और 10th क्लास। ठीक है, ज़्यादा डीप में मत चले जाना वरना मतलब आप सोचोगे बचपन में तो सर हमने पढ़ा ही नहीं सोल्ट। पढ़ा था बेटा, बचपन में भी पढ़ा होगा पर आपको याद नहीं होगा। नमक तो बचपन से खा रहे हो ना तुम, नमक बचपन से खा रहे हो। तो सभी बच्चों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो सिंपल सोल्ट होगा, सिंपल सोल्ट का मतलब क्या हो गया? NaOH को किस में मिलाया? HCl के अंदर, तो क्या प्राप्त हुआ बेटा आपको? NaCl। NaOH जो होगा आपके पास क्षार या बेस होता है, HCl अम्ल या एसिड होता है और ये लवण या फिर सोल्ट होता है। तो NaCl इज अ टाइप ऑफ सिंपल सोल्ट। तो ये सिंपल सोल्ट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को देखते हुए हमें समझना है कि डेफिनेशन क्या होगी सिंपल सोल्ट की। तो ध्यान से देखना बेटा, जो NaCl है उसको पानी में डालोगे तो किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ और Cl- में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? Na+ और Cl- के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया तो क्या सर क्या समझ में आया? आप तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, क्या समझ में आया? इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सिंपल सोल्ट क्या होता है। तो भाई मेरे ध्यान से सुन, सिंपल सोल्ट का मीनिंग होता है एक ऐसा सोल्ट जिसको पानी में डालने पे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट देता है। ठीक है, एक ऐसा सोल्ट जिसको पानी में डालने पे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट देता है। टेस्ट का मतलब यहाँ पे Na+ का टेस्ट मिलेगा और दूसरा किसका टेस्ट मिलेगा? Cl- का, मतलब सोडियम का टेस्ट देगा वो और क्लोरीन का टेस्ट देगा। हिंदी मीडियम वालों को लिए बता दूं मैं कि एक ऐसा लवण जिसको जल में मिलाने पे वो अपने अवयवी आयनों का परीक्षण देते हैं, अपने अवयवी आयनों का परीक्षण देते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम सिंपल सोल्ट कहते हैं। और जनरली ये अम्ल और क्षार से मिलकर, एसिड और बेस से मिलकर बना होता है। क्या बात समझ में आई? अब आपको जो भी सोल्ट होगा अगर वो पानी में मिलाने पे अपने सभी आयन का टेस्ट दे रहा होगा तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? सिंपल सोल्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट सिंपल सोल्ट। ठीक है, तो सिंपल सोल्ट की अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो वो ये लिख सकते हैं कि एक ऐसा सोल्ट जिसको पानी में डालने पे वो क्या देता है बेटा? अपने आयंस का टेस्ट देता है, उसे हम सिंपल सोल्ट कहते हैं। दूसरा हमारे पास में था मिक्स्ड सोल्ट। मिक्स्ड सोल्ट, मिक्स्ड सोल्ट को आप हिंदी में आपको बता दिया मैंने, मिश्रित लवण बोलते हैं। मिक्स्ड सोल्ट का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सोल्ट जो आपको क्या करता है बेटा कि एक से ज़्यादा केटायन या एक से ज़्यादा एनायन या दोनों या बोथ। ठीक है, मतलब एक ऐसा सोल्ट जो एक से ज़्यादा केटायन रखता है या एक से ज़्यादा एनायन रखता है, उस सोल्ट को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड सोल्ट कहते हैं। अब मिक्स्ड सोल्ट का एग्जांपल जो है वो क्या हो जाएगा? CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2। CaOH होल ट्वाइस और Cl2 को मिलाया तो क्या मिल गया? CaOCl2 मिल गया। CaOCl2 को क्या बोलते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अब इसको पानी में मिलाओगे तो ये क्या देगा? केटायन देगा और एनायन क्या देगा? Cl- और OCl-। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा एनायन है,
यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा एनायन है, तो आपको इन दोनों के एनायन के टेस्ट मिलेंगे और कैल्शियम +2 का टेस्ट मिलेगा। तो इस सोल्ट का नाम क्या हो जाएगा, मिक्स्ड सोल्ट। मतलब मिक्स्ड का मतलब समझ आ रहा है ना, मिश्रित। भाई तुमने मिश्री खाई है कभी? मिश्री को छोड़ो, तुमने ऐसी चीज़ देखी है जो मिक्स कर दिया दो चीज़ों को, तो मिक्स करने के बाद में क्या हो गया, वहाँ पे मिक्स किसको करते हैं, दो चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो यहाँ दो एनायन प्रेजेंट है, तो दो एनायन को मिक्स करके एक सोल्ट बनाया, तो कौन सा सोल्ट हो जाएगा, मिक्स्ड सोल्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्या हो गया, मिक्स्ड सोल्ट हो गया, मिश्रित लवण हो जाएगा। इसका नाम आपको याद रखना है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो दो टाइप थे इसके, इसमें से ज़्यादा कुछ सवाल नहीं आता है हमारे पास। जो सवाल बनेगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो एडिशनल कंपाउंड के अंदर हमने पढ़ा था, एडिशनल कंपाउंड जो होता है वो आपके पास क्या होता है, और उस एडिशनल कंपाउंड के अंदर दो टाइप आपने पढ़े थे, डबल सोल्ट और क्या था बेटा, डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट। डबल सोल्ट का मतलब द्विक लवण और कॉम्प्लेक्स सोल्ट का मतलब संकुल लवण। तो बच्चे बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी के साथ में पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपके पास देखो भाई, जिसको यहाँ पे अगर टाइम पास करना है और केवल एंटरटेनमेंट करना है तो उसके लिए क्लास नहीं है। मैं थोड़ी बहुत बात करूँगा कि आपको थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी करेंगे अपन। बिल्कुल, क्या कर रहा है बेटा, तू सो क्यों रहा है यार, सो मत, ऐसे लेटे मत रहे, ठीक है, खड़ा हो जा, अच्छे से लिख, उसको नोट कर, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इनमें से एक सवाल आएगा IIT JEE के अंदर, इसमें से एक सवाल बनेगा, ध्यान से समझना सभी लोग। एडिशनल कंपाउंड या योगात्मक यौगिक किसे कहा जाता है, ऐसा यौगिक जो दो सिंपल लवणों से, दो साधारण लवणों से मिलकर बना हो, मिश्रित करके बना हो और उसको फिर वाष्पित किया जाता है, तो ऐसे बनने वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है, एडिशनल कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, दोनों को सेपरेट कर देता हूँ। एडिशनल कंपाउंड मीन्स जब दो या दो से अधिक, इफ 2 or more than 2 salt mixed and then evaporate and then cooled means they will crystallized। जब उनको क्रिस्टलाइज किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, दो सोल्ट को मिलाया और मिलाने के बाद उनको क्या कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया, तो क्रिस्टलाइज करने के बाद में जो मिलने वाला यौगिक है वो कौन सा यौगिक या कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, एडिशनल कंपाउंड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, पानी लिया, क्या लिया बेटा, पानी पीते हो गया, पानी लिया, यहाँ पे पानी लेने के बाद में क्या किया बेटा, इसके अंदर KCl डालते हैं, KCl के अलावा और क्या डालते हैं, MgCl2 डालते हैं, KCl के अलावा और क्या डालते हैं, MgCl2 डालते हैं। तो एडिशनल कंपाउंड का मीनिंग क्या हो गया कि दो साधारण लवण, दो सिंपल सोल्ट ले लिए, क्या ले लिए, दो सिंपल सोल्ट ले लिए। इन दोनों सोल्ट को किस में डाला भैया, जल, पानी में डाला। इसको पानी में डालने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे पानी में डालने के बाद में ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर K+ भी होगा, Cl- भी होगा, Mg+2 भी होगा, Cl- भी होगा। फिर पानी में डालने के बाद जब ये दोनों मिक्स हो गए तो इनको हम मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में यहाँ क्या किया हमने, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, आपने इसके जो पानी था उसको भाप बना के उड़ा दिया। हिंदी में समझ में आ रहा है ना, पानी को आपने भाप बना के अगर उड़ा दिया, गर्म कर दिया इसको भाई, यहाँ से क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब गर्म करने के बाद में क्या हुआ बेटा, क्रिस्टलाइजेशन जैसे ही होगा तो यहाँ आपके पास क्या मिल जाएगा, KCl.MgCl2.6H2O, इसका सॉलिड, KCl MgCl2.6H2O का सॉलिड आपको यहाँ पे मिलेगा। तो भैया ये क्या हो गया, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड जो होगा उसका मीनिंग क्या हो गया, दो साधारण लवणों को जब मिश्रित करके वाष्पीकृत किया जाता है तो जो बनने वाला सोल्ट है उस सोल्ट का नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, उस सोल्ट का नाम क्या हो जाएगा, एडिशनल कंपाउंड हो जाएगा। अब ये जो एडिशनल कंपाउंड है या फिर जो योगात्मक यौगिक होते हैं उनकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है वो आपको अभी हम पढ़ाएंगे। जब आपके पास ये सॉलिड में है तो सॉलिड में ये क्या होंगे बेटा, स्थायी होते हैं।
जो भी एडिशनल कंपाउंड होगा वो सॉलिड के अंदर क्या होगा, स्थायी होता है। स्थायी मतलब स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये सॉलिड के अंदर अस्तित्व में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि एडिशनल सॉल्ट के अंदर हमने पहला टाइप कौन सा पढ़ा था, डबल सोल्ट। पहला टाइप कौन सा पढ़ा था, डबल सोल्ट, ठीक है। पहला टाइप कौन सा पढ़ा था, डबल सोल्ट। डबल सोल्ट का मतलब द्विक लवण। द्विक लवण का मतलब क्या होगा बेटा, एडिशनल कंपाउंड के अंदर ही आपके द्विक लवण आएगा, डबल सोल्ट आएगा। डबल सोल्ट का मीनिंग हो गया कि ऐसे कंपाउंड, ध्यान से सुनना और अंतर ध्यान रखना कि आपके जो एडिशनल कंपाउंड होते हैं तो दो लवणों के मिलने से बनने वाला यौगिक एडिशनल कंपाउंड कहलाता है। पर डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट में क्या अंतर है, डबल सोल्ट भी आपके इसी तरीके से बनेगा और बनने के बाद में ये जो कंपाउंड बना है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, कार्नेलाइट। क्या नाम होता है इसका, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट जो होगा तो डबल सोल्ट की डेफिनेशन कहती है कि जो सोल्ट, जो आपके पास में सोल्ट बना है उस सोल्ट को जैसे ही पानी में मिलाओगे तो पानी में मिलाने के बाद अपने सभी आयंस का टेस्ट देगा। पानी में मिलाने के बाद क्या करेगा, अपने सभी आयन का टेस्ट देगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, डबल सोल्ट का। पानी में मिलाने के बाद क्या करते हैं, वो सभी आयंस के टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब डबल सोल्ट की डेफिनेशन सुनना बेटा, कि एक ऐसा सोल्ट जिसमें दो सिंपल सोल्ट को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, एक ऐसा सोल्ट जिसमें दो सोल्ट को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, तो जो बनने वाला सोल्ट है वो सोल्ट क्या कहलाता है, डबल सोल्ट कहलाता है, ठीक है। परंतु ये जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में अस्तित्व में नहीं रहते हैं। ये केवल ठोस अवस्था में अस्तित्व में होते हैं, केवल सॉलिड अवस्था में अस्तित्व में होते हैं, सॉलिड स्टेट में अस्तित्व में होते हैं। जलीय विलयन में अस्तित्व में नहीं होते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, एडिशनल कंपाउंड जो होगा उसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे। डबल सोल्ट जो होगा उसके बारे में पता होना चाहिए। एक ऐसा सोल्ट जो आपके यहाँ पे दो सिंपल सोल्ट के फिक्स्ड प्रोपोर्शन से, यानी कि दो साधारण लवणों के एक फिक्स यानी कि आपके अनुपात में, यानी कि फिक्स्ड आपके पास रेशो होना चाहिए उसका। मतलब यहाँ रेशो कितना था KCl का और MgCl2 का 1:1। तो आपके पास फिक्स्ड रेशो होना चाहिए, आपके पास एक स्थिर अनुपात होना चाहिए उसका। तो उस अनुपात में जब आप इन दोनों को मिलाते हो, मिलाने के बाद में, मिक्स करने के बाद में यहाँ से क्या होगा बेटा, एक सोल्ट निकल के आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट। ये ठोस अवस्था में स्थायी होता है, परंतु ये आपके जलीय विलयन के अंदर स्थायी नहीं होता है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, डबल सोल्ट की। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी केवल डबल सोल्ट की बात कर रहे हैं, तो डबल सोल्ट का एक एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। डबल सोल्ट की बात कर रहे हैं तो डबल सोल्ट का एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। क्या होगा बेटा, KCl MgCl2 6H2O, इसका नाम क्या होता है, कार्नेलाइट। क्या नाम होता है इसका, कार्नेलाइट। दूसरा होगा इसका एग्जाम्पल मोहर सोल्ट। मोहर सोल्ट क्या होगा आपके पास, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। तो आपके पास जो मोहर सोल्ट है, वो मोहर सोल्ट जो होगा बेटा, उस मोहर सोल्ट का मीनिंग क्या हो गया, या फिर वो मोहर सोल्ट जो होगा वो आपके किस कैटेगरी के अंदर आएगा, वो भी डबल सोल्ट के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि इसमें Fe+2 आयन जो होगा उसका टेस्ट हमें मिलेगा, NH4+1 का टेस्ट मिलेगा और SO4-2 का टेस्ट हमें मिलता है पानी में डालने के बाद में। तो ये मोहर सोल्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तीसरा हम बात करेंगे, तीसरा होता है एलम।
एलम, आपने नाम सुना होगा पोटाश एलम, पोटाश एलम, हिंदी में बोलते हैं इसको फिटकरी, पोटाश एलम। ठीक है, अब पोटाश एलम क्या, पोटाश एलम का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले आपको एलम का जनरल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। एलम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सामान्य सूत्र M2SO4 M2-SO4 .24 H2O, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एलम का। अब भैया पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होगा, पोटाश पोटेशियम यानी कि K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24 H2O। ठीक है, वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी है ना, यहाँ थ्राइस आएगा। ठीक, अब इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना है, +1, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है, +3। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो भी एलम होता है उसमें एक जो मेटल है उस पर +1 चार्ज होगा और दूसरे मेटल पे कितना चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा। यहाँ तक सभी को आता है भैया, ये जो चीज़ हम पढ़ लिए हैं ये सभी को पता है, सारे बच्चों को पता होगा जो भी एलम को जानते हैं। ये 9th 10th के अंदर ये चीज़ें आ जाती है आपके। ठीक है, बट अब एलम की एक ऐसी प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसपे से सवाल बनेगा, जिसपे सवाल बनने के चांसेस है। या तो पी ब्लॉक में भी एलम आता है और अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी एलम आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। क्या यहाँ पे तेरे पास में एक पोटेशियम है, पोटेशियम पे चार्ज कितना है, +1, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, +3 चार्ज। ठीक है, तो जो मेटल होगा वो दो टाइप के मेटल है अपने पास में, एक +1 चार्ज वाला, एक +3 चार्ज वाला। ठीक है, तो +1 चार्ज वाला जो होगा M+1 चार्ज वाले के जो एग्जाम्पल हैं, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, अमोनियम हो सकता है। ठीक है, M+3 चार्ज वाले का ये एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है। ठीक है, Fe+3 भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो आपके पास जो मेटल होंगे वो मेटल में आपके ये आपके +1 चार्ज वाले हो सकते हैं, ये +3 चार्ज वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर बच्चा पूछेगा कि सर क्या नया बताया तुमने, ये तो हमें पहले से पता था। ये सारी चीज़ें हमें पहले से आती है, आप दिमाग मत लगाओ अपना, ज़्यादा इंटेलिजेंट आप बनने की कोशिश मत करो, ये सारी चीज़ें हमें पहले से आती है। मुझे पता है बेटा आपको ये सारी चीज़ें पहले से आती है, पर आपको जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको शायद नहीं पता हो, तो उसको ध्यान से समझिएगा कि आपके पास में जो M+1 होता है, नोट करके रखना, नोट नोट नोट, जहाँ भी नोट लिखेंगे वहाँ से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। तो जो M+1 होगा, ये M+1 जो होता है बेटा आपके यहाँ पे लिथियम +1 कभी भी एलम नहीं बनाता है। जो M+1 है उसकी जगह कभी भी हम लिथियम +1 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये पहले तो याद करना है, क्यों होगा वो मैं बता दूंगा। पहले आपको क्या याद रखना है, लिथियम +1 कभी भी आपके किसकी तरह काम नहीं कर सकता, एलम के +1 चार्ज की तरह काम नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों है, एलम के +1 की चार्ज की तरह काम क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा आपके जो एलम होगा उसके अंदर जो मेटल होता है +1 वाला, मेटल जो +1 वाला होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। मतलब वो 6 H2O मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा, 6 H2O मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा। मतलब ये मेटल है +1 का, तो इसको 6 H2O मॉलिक्यूल घेरे हुए होंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से 6 H2O मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे बेटा, घेर के रहते हैं। क्या आ रही है क्या बात समझ में? तो आपके पास जो M+1 होगा उसको 6 H2O मॉलिक्यूल घेर के रखते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे आपके इसको 6 H2O मॉलिक्यूल घेर के रखते हैं, उसी प्रकार से जो M+3 होता है उसको भी 6 H2O मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सराउंड करके रखते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे दो सवाल बनेंगे। पहला सवाल तो कि आपके पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एलम, उनमें से कौन सा एलम की तरह काम नहीं कर सकता, पोटेशियम, अमोनियम, सोडियम, लिथियम। तो क्या आंसर कर दोगे वहां पे? लिथियम। दूसरा सवाल ये बोलता है कि आपके एलम के अंदर प्लस वन वाले मेटल को कितने H2O मॉलिक्यूल सराउंड करके रखता है? तो आंसर क्या होगा? 4, 5, 6, 7। क्या होगा बेटा? 6। +3 वाले को कितने H2O मॉलिक्यूल सराउंड करके रखते हैं? 6। तो आपके +1 हो या +3 हो, दोनों को 6 H2O मॉलिक्यूल सराउंड करके रखते हैं। मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं अपन इसको। कितने मेटल हैं यहाँ पे? 2। तो एक को 6 करके रख रहा है, तो 2 मेटल होंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 H2O मॉलिक्यूल हो जाएंगे। यहाँ भी इसके कितने हैं? 2। तो आपके पास 2 मेटल हो जाएंगे ये वाले, तो ये भी कितने को? 12 को। तो 12 + 12 कितने हो गए? 24 H2O मॉलिक्यूल हो गए। और यहाँ भी कितना दिया हुआ है? 24 H2O मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आपके पास जो 24 H2O मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? अगर ये समझ में आ गया तो ये चीज, एक तो ये सवाल बनेगा, दूसरा सवाल क्या बनेगा? लिथियम जो होता है वो आपके यहाँ पे एलम की भांति एलम की तरह काम नहीं कर सकता। अब अगर कोई बच्चा कि सर मैं समझ चुका हूं कि आप लिथियम को एलम की तरह काम क्यों नहीं करवा सकते हो, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है, तो अगर वो बच्चा समझ चुका है तो अच्छी बात है। और जिस बच्चे को अभी भी डाउट है कि लिथियम जो होगा वो एलम की तरह काम क्यों नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ बेटा, कि आपके पास जो लिथियम है वो लिथियम को आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है? 1s2 2s2 2s1 सॉरी बेटा माफ कर दे, 1s2 2s1 एंड 2p0। और लिथियम +1 का कितना होगा बेटा? 1s2 2s0 2p0। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपके यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये वैकेंट ऑर्बिटल होगा और ये वाला भी क्या होंगे? वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। अब ये जो H2O मॉलिक्यूल है, ये मेटल से कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो जब इसके साथ बनेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या चाहिए हमें? वैकेंट ऑर्बिटल। कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होंगे? 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होंगे। हमारे पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए जो M+1 होता है। पर लिथियम +1 के पास में कितने वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा? कितने हैं? 4 वैकेंट ऑर्बिटल हैं। तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल हैं और H2O कितने लगेंगे? यहाँ पे 6 लगेंगे। तो क्या ये 6 H2O मॉलिक्यूल को कोऑर्डिनेट करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। तो इस वजह से जो एलम होगा वो आपके किसकी तरह काम नहीं करता है? लिथियम +1 जो होता है वो एलम की तरह काम नहीं कर सकता। लिथियम +1 को कभी भी एलम नहीं बनाता है। क्या बात समझ में आ गई है? तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि आपके लिथियम काम नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन 6 H2O मॉलिक्यूल +1 और +3 को सराउंड करके रखेंगे। क्लियर इतना? अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये डबल सोर्स से बनने वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपके खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं किसकी तरफ बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसके बारे में चैप्टर पूरा दिया हुआ है जो हमें पूरा पढ़ना है। वही पढ़ना है बार बार। यही काम है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए। बार बार ये काम करना है अपने को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, फालतू फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर। तो हमें क्या करना रहेगा बेटा? तू थोड़ा सा मस्त हो जा, ध्यान से सुन रहा है क्या मेरी बात को? ध्यान से सुनना जो भी बता रहा हूँ वो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। किसकी बात करेंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की।
डबल सोल्ट का मतलब क्या था? डबल सोल्ट का मतलब दो सिंपल आयन को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाया था, फिर क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टलाइज करने के बाद में एक सॉलिड मिला था, सॉलिड मिलेगा, सॉलिड जो मिला था उसकी वजह से उसको जब पानी में डालेंगे तो वो अस्तित्व में नहीं रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा था। कॉम्प्लेक्स सोल्ट का मतलब ये होता है कि जब आप दो सिंपल सोल्ट को मिलाएंगे, जैसे कि KCN प्लस क्या करेंगे आप, FeCN होल ट्वाइस, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, K4FeCN6। ठीक है, अब ये भी सॉलिड मिल गया, वहां भी फिक्स प्रोपोर्शन में मिला रहे थे, यहाँ भी फिक्स प्रोपोर्शन में मिला रहे हैं। कितना प्रोपोर्शन भैया, बैलेंस कर लो इसको, K4 आ जाएगा, CN कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, यहाँ कितने हैं, 2 है, तो टोटल CN की संख्या कितनी हो गई, 6, तो बैलेंस हो चुकी है। तो ये कितने रेशो में मिला, 4:1 के रेशो में मिला है। जब आपने इसको मिलाया, मिश्रित किया, फिर क्या किया, इसको किसमें मिलाया था भैया, ओ भाई किसमें मिलाया था, ये पानी में मिलाया था। फिर क्या किया था, इसका क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद में आपको यहाँ पे एक सॉलिड मिला है। इस सॉलिड को क्या करेंगे भैया, इस सॉलिड को हम किस में डालते हैं, पानी में डालेंगे। किस में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद में यहाँ क्या मिलेगा, K+ मिलेगा और FeCN6-4 मिलेगा। ये पहले वाले से किस तरीके से डिफरेंट है, यहाँ पे K+ का टेस्ट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। Fe+2 का टेस्ट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। CN- का टेस्ट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ठीक है, CN- का टेस्ट नहीं मिल रहा है, Fe+2 का टेस्ट नहीं मिल रहा है, और आपके यहाँ पे केवल क्या मिल रहा है, K+ का टेस्ट मिल रहा है। अगर ये डबल सोल्ट होता तो आयरन का भी मिलता टेस्ट और CN- का भी मिलता, पर ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट है, तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट किस तरह से डिफर हो गया, यहाँ तक सेम चलेगा, पर ये सॉलिड में भी अस्तित्व में होता है और जलीय विलयन में भी अस्तित्व में होता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये सॉलिड और आपके जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सोल्ट बोलते हैं। और ये जो आपके पास अगर ये नेगेटिव आयन होगा या पॉजिटिव होगा तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। कॉम्प्लेक्स आयन जो बना है ये आपका, इसके अंदर आपको एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं पहले ही, आयरन जो होगा इसको बोला जाता है CMI, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु आयन, और इसको बोला जाता है लिगेंड। इसको क्या बोला जाता है, लिगेंड। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल समझ लीजिए। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है इसके अंदर जो मेटल होगा उस मेटल का नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु आयन। और जो आपके जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, इसको CN- क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा आपके, ये वाले क्या हो जाएंगे, लिगेंड। जो लोन पेयर देते हैं वो लिगेंड, और जो सेंट्रल जो एक्सेप्ट करते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन कहलाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये किसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, कॉम्प्लेक्स सोल्ट की। तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट आपके ये चीज हो गई। अब IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। एक सवाल है बेटा कि आपके K4FeCN6 जो होगा वो आपके K+ और FeCN6-4 में कन्वर्ट होगा। सवाल ये है कि ये जो होता है इसको पानी में मिलाने पे हमें ये सोल्यूबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सोल्यूबल होगा या नहीं होगा। अब आपकी जो बुक है उसके अंदर क्या लिखा होगा कि ये सोल्यूबल नहीं होता है, ये पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, तो आपके कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर ये बोला जाता है कि K+ का टेस्ट दे रहा है, Fe+2 CN- का टेस्ट नहीं दे रहा है। टेस्ट नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोल्यूबल नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? टेस्ट नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोल्यूबल नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा, यहाँ पे एक वर्ड आता है, वो यहाँ बोला जाता है कि ये फेबली सोल्यूबल, फेबली सोल्यूबल, यानी कि आप इसको हिंदी में समझ सकते हैं आंशिक रूप से
बहुत कम क्वांटिटी में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, पर सोल्यूबल तो होगा, बहुत कम क्वांटिटी में सोल्यूबल होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आप पहले तो बोल रहे थे कि टेस्ट नहीं देता है, आप बोल रहे हैं आपकी ये टेस्ट देगा, सोल्यूबल होगा। मैं बोल रहा हूं कि ये सोल्यूबल होगा पर टेस्ट नहीं देगा। ध्यान से नोट कर लेना इस बात को। मैं बोल रहा हूं कि ये सोल्यूबल होगा, ठीक है, फेबली पार्शियली सोल्यूबल होगा, आंशिक रूप से सोल्यूबल होगा, पर ये टेस्ट नहीं देगा। ऐसा क्यों है? यहाँ पे हम बात करेंगे कि भैया मेरे पास यहाँ पे जो पोटेशियम है उसके यहाँ कितने मोल थे, 4 मोल। यहाँ पूरे के पूरे क्या मिल गए आपको, 4 मोल मिल गए। तो आपके जो पोटेशियम है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो चुका है। ठीक है, वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, आयोनाइज हो चुका है। बट अगर इसकी बात करेंगे तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुए हैं। ये क्या नहीं हुए बेटा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुए हैं। तो अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुए हैं तो ये मान के चलते हैं हम, जैसे मान लो ये पूरे मोल थे इसके, अब यहाँ पे इसके यहाँ 1 मोल है, यहाँ कितने मोल है इसके, 1 मोल है। पर इस जगह पे आपके पास ये कितने मोल है, ये 1 मोल है इसका यहाँ पे। पर आपको जब ये मिला तो यहाँ इसके मान लो 0.1 या 0.2 मोल यहाँ पे आपको मिले। तो 0.1 या 0.2 मोल से टेस्ट नहीं मिल रहा होगा, इसलिए टेस्ट नहीं आ पा रहा। उसको कम से कम 0.7 या 0.8 मोल की जरूरत होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? तो यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में सोल्यूबल होने की वजह से वो आपके टेस्ट नहीं दे पा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा था कि वो बहुत कम क्वांटिटी में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो चैप्टर था वो क्या था आपके पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा उसकी डेफिनेशन सुनना बेटा ध्यान से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है, उपसहसंयोजी यौगिक ऐसा यौगिक होता है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम, कुछ भी बोल सकते हो इसको, जिसमें एक क्या होगा, कम से कम एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे, लिगेंड। एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, दूसरा 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे, लिगेंड होंगे। तो ऐसा यौगिक जिसमें कम से कम एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। दूसरा जो होगा वो आपके पास लिगेंड होगा जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों को जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, लोन पेयर का आदान प्रदान होता है, सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए और लिगेंड होना चाहिए। तो उसको मतलब लिगेंड जो होंगे उसको चारों तरफ से सराउंड करके रखेंगे। तो ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है, उपसहसंयोजी यौगिक कहा जाता है, क्योंकि जो लिगेंड होगा वो आपके सेंट्रल मेटल एटम को, जो लिगेंड होगा वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो ऐसे बनने वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। कहती बात समझ में आ गई सभी को? अब ये जो टॉपिक है इसमें हमने अभी तक 3 प्रकार के जो सोल्ट हैं, 3 प्रकार के सोल्ट पढ़े हैं और इसकी डेफिनेशन समझी है कि उपसहसंयोजी यौगिक जो होते हैं क्या होते हैं। अब आगे की क्लास में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। आप प्लीज़ सारी क्लासों को ध्यान से देखिएगा। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितने भी बच्चे हैं इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि जो अगर कोई बच्चा गांव में है, और अभी तो कोरोना चल रहा है तो आप लोगों को पता है कि मतलब एजुकेशन जो हो रही है वो सारी कोचिंग्स बंद है, तो जितने भी बच्चे हैं वो आगे अगर कोई 11th-12th के अंदर है और कोई तैयारी कर रहा है नीट की या IIT की, तो उनको आसानी से समझ सके कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं। आज पहली क्लास थी मेरी, ठीक है, आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। और प्लीज़ आप लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपको बहुत एनर्जी के साथ में पढ़ा सकूं, और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जब ये
जितनी चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही आसानी से समझने वाली है, इस बात की मैं गारंटी लूँगा। बस आप इस चीज़ों को ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाते रहिए। तो ये आज की क्लास को अपन यहाँ ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, थैंक यू भाई।